जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अंडरस्टैंडिंग द इंटरेस्ट रेट पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को पहले तो एक चीज़ ये समझाई थी कि क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो 4 हैं, उनको समझना, उनकी करैक्टरिस्टिक्स को देखना बहुत ज़रूरी था। तो ये चारों क्रेडिट मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें सिंपल लोन, फिक्स पेमेंट लोन, कूपन बॉन्ड और डिस्काउंट बॉन्ड, ये 4 हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और मैंने आपको ये बताया था कि जो सिंपल लोन होता है उसकी पेमेंट मैच्योरिटी पे होती है, और जो डिस्काउंट बॉन्ड होता है उसकी भी पेमेंट्स जो है वो मैच्योरिटी पे होती है। यानी मैच्योरिटी पे तमाम पेमेंट्स होती हैं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट अमाउंट भी। बाकी जो 2 बच के, इनमें से एक जो है ये फ़िक्स पेमेंट लोन है और दूसरा जो है वो कूपन बॉन्ड है। इनकी पेमेंट्स जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड साथ-साथ ही होती रहती हैं, और ये जो ही ये इसकी एक्सपायरी आती है तो इसकी हर किस्म की पेमेंट हो चुकी होती है। तो ये तो एक था व्यू इस चीज़ का कि ये चारों क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आपके ज़हन में हों। आज जो टॉपिक हम लोगों ने शुरू करना है वो है कि वो है दैट इज़ यील्ड टू मैच्योरिटी। दिस इज़ द टॉपिक, यील्ड टू मैच्योरिटी। और ये टॉपिक ज़्यादा बेहतर समझ में आता है अगर आपको ये चारों क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आते हों, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है ना जी? तो अब ये है कि यील्ड टू मैच्योरिटी है क्या? तो यील्ड टू मैच्योरिटी जो है दैट इज़ अ सिंपल इंटरेस्ट रेट। ये एक इंटरेस्ट रेट है जो कि क्या करता है, जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट को प्राइस या वैल्यू ऑफ दैट डेट इंस्ट्रूमेंट टुडे के इक्वल कर देता है। यानी ये जो है दैट इज़ अ सिंपल इंटरेस्ट रेट। ये सिंपल इंटरेस्ट रेट है जो कि क्या करता है, जो इक्वेट करता है। इक्वेट किसके किसके इक्वल है ये इक्वल है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डेट टुडे। समझ गए? यानी इसका मतलब ये है कि जो यील्ड टू मैच्योरिटी है, यानी YTM है, वो मैं आपको ये कह दूं कि YTM जो है, YTM इज इक्वल टू, इसको हम आई कह देंगे, ठीक है? दैट इज़ अ सिंपल इंटरेस्ट रेट। आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट रेट। और ये किसके इक्वल है? जैसे अभी मैंने बताया कि ये इक्वेट करता है किसको? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट्स। क्योंकि आपको ये पता है कि प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो आने वाली जो पेमेंट्स होती हैं या फ्यूचर जो पेमेंट्स होती हैं उनकी होती है। यानी प्रेजेंट वैल्यू हमेशा जो है वो फ्यूचर पेमेंट्स की निकाली जाती है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ को किसके इक्वल कर देता है? वैल्यू टुडे के। तो ये है जो बात अभी हम कर रहे थे, यानी वैल्यू ऑफ टुडे। वैल्यू टुडे जो है वो और प्रेजेंट वैल्यू पे फ़र्क होता है। वैल्यू टुडे का मतलब तो ये है जो इस वक्त मौजूद है, वो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मौजूद है, वो आपको पता है कि इस वक्त कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्या वैल्यू है, या कोई भी एसेट है उसकी क्या वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू जो होती है ना, वो फ्यूचर पेमेंट्स की हम खुद कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए YTM वो इंटरेस्ट रेट होगा, यानी YTM क्या होगा? वो इंटरेस्ट रेट होगा जो प्रेजेंट वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं और जो वैल्यू उस डेट इंस्ट्रूमेंट की है आज, उसको क्या कर दे, दोनों को आपस में इक्वल कर दे। तो दोनों को इक्वल जो कर देगा वो इंटरेस्ट रेट YTM है। समझ गए? अच्छा, अब इसमें इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, यानी YTM। YTM यील्ड टू मैच्योरिटी, इसको YTM एब्रीविएट करेंगे।
या इसको हम IRR भी कह सकते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर केन्स की थ्योरी पढ़ी थी ना, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो ये वही चीज़ है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कह लीजिए या यील्ड टू मैच्योरिटी कह लीजिए, ये एक ही चीज़ है। या इसको हम MEC भी कहते हैं, आप लोगों ने इसको MEC के नाम से भी पढ़ा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और जो एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, उसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें। जो YTM है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इंटरेस्ट रेट है दुनिया के अंदर, और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मेजर जो है ना इंटरेस्ट रेट के लिए, वो YTM ही है। यानी अगर आप इंटरेस्ट रेट को मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे एक्यूरेट इंटरेस्ट रेट जो है वो YTM है, ठीक है। लेकिन YTM का एक मसला ये है कि YTM को की एक्यूरेसी पे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें एक इशू है कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी-सी मुश्किल होती है, और हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी भी नहीं है, हम लोगों ने कैलकुलेशन समझनी है सिर्फ़। क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हमें कॉम्प्लेक्स किस्म की जो है वो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यानी हमें फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स या कंप्यूटर्स की ज़रूरत पेश आती है, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, इनके फार्मूलाज़ को समझना है, लेकिन हमने खुद कैलकुलेशन करनी नहीं है, यानी कोई इस तरह की चीज़ नहीं करनी। हाँ, अगर कुछ सिंपल सही होगी तो वो कर लेंगे, बाकी को कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी इम्पोर्टेंस में ये बात है कि YTM जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो मेजर है इंटरेस्ट रेट का, ठीक है। और YTM की जो हमने कैलकुलेशन करनी है वो हमने वही चारों क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए करनी है, यानी सिंपल लोन के लिए करनी है, फिक्स पेमेंट लोन के लिए करनी है, डिस्काउंट बॉन्ड के लिए करनी है, और कूपन बॉन्ड के लिए करनी है। वही चारों जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अच्छा, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि वैल्यू टुडे आपको पता होती है, वो आपको पहले से बहुत पता है। प्रेजेंट वैल्यू और वैल्यू टुडे में लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि शायद दोनों एक ही चीज़ है। एक चीज़ नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर पेमेंट्स की हम खुद कैलकुलेट करते हैं, समझ गए ना। और वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन समझाई भी हुई। अच्छा, अब हम YTM कैलकुलेट करते हैं चारों क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। तो उसमें सबसे पहले जो है वो है सिंपल लोन। तो सिंपल लोन आपको पता है कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सिंपल लोन के अंदर तमाम पेमेंट्स आप जानते हैं कि मैच्योरिटी पे होती हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल में आप ये देखें कि इसमें ये कहा कि एक लोन है जो कि $100 का है, और आपने वो लिया है या दिया है, जो मर्ज़ी कह लें। तो उसके ऊपर आपने ज़ाहिर सी बात है, अगर एक $100 का कर्ज़ा लिया है तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, $100 तो आपने असल रकम वापस करनी है, प्लस आपने $10 जो है वो क्या करना है वहाँ पे, इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो भी वापस करनी है। तो ये दोनों चीज़ें जो है मिला के $110 है, जो कि हम लोगों ने पे करना है 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद ये दोनों तरह की पेमेंट्स जो हैं वो हमने पे कर देनी है। यानी $100 प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं असल रकम को, और $10 जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट है जो हमने पे करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि ये ज़हन में रहे कि यहाँ पर जो है वो ये जो लिखा हुआ है ये $10 है, और $10 जो है ये अमाउंट है, और $100 भी अमाउंट है। ये इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा हुआ। $10 है, ये इंटरेस्ट अमाउंट है, और ये $100 भी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये ज़रा ज़हन में रखना है कि प्रिंसिपल के साथ क्या लफ्ज़ आ रहा है, अमाउंट, और इंटरेस्ट के साथ क्या लफ्ज़ आ रहा है, रेट या अमाउंट। अगर रेट होगा तो परसेंटेज में आ जाएगा, अगर इन अमाउंट होगा तो किसी न किसी करेंसी में आ जाएगा। तो टोटल 1 साल बाद आपने क्या करना है, आपने $110 पे करने हैं। तो यहाँ पर देखें, हमें कहीं पे इंटरेस्ट रेट नज़र नहीं आ रहा, इंटरेस्ट अमाउंट तो नज़र आ रही है $10, प्रिंसिपल अमाउंट भी नज़र आ रही है $100,
और टोटल अमाउंट भी नज़र आ रही है कि $110 हमने पे करने। और इस पे अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है। आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट रेट यानी वाईटीएम कैलकुलेट करना है। और वाईटीएम कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि आपको मैंने जनरल फार्मूला बता दिया हुआ है कि वाईटीएम का क्या फार्मूला है कि प्रेजेंट वैल्यू को इक्वल करना है वैल्यू टुडे के। तो इस वक्त उस लोन की वैल्यू क्या है, इस वक्त उस लोन की वैल्यू $100 है, तो वैल्यू $100 आ गई। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर पेमेंट्स का फार्मूला आप लोगों को आता है, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आता है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू होती है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, ये फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू का। और यही फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस फार्मूले के मुताबिक देखिए तो फ्यूचर वैल्यू कितनी बनती है, फ्यूचर वैल्यू जो हमने साल के बाद, एक साल के बाद जो पे करनी है वो 110 है, ये वाली अमाउंट। तो 110 जो है वो आपने एक साल बाद पे करनी, और 1 प्लस आई जो है वो रेज टू पावर यहाँ पे क्या है एन, और यहाँ पर भी रेज टू पावर एन आना चाहिए। ये वही चीज़ मैंने आपको समझा दी है कैसे आया हुआ, यानी हमने यही फार्मूला अप्लाई किया है वाईटीएम का, यानी और यहाँ से अब हमने ये आई कैलकुलेट करना है, ये वाला आई, ये आई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो एक साल के लिए तो आसानी से हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेशन की हुई है। तो ये जब आप करेंगे, क्योंकि वैल्यू टुडे कितनी है 100, तो ये 100 आ गई, ये वाली बात है ना। और उसके बाद ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूले के मुताबिक ये वाली चीज़ जो भी हमने की, ये करके इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखें कि जो आई की वैल्यू आई है वो आई है 10%। अब ये जो है दैट इज़ आई, और आई मीन्स कि ये क्या है, ये वाई टी एम है। तो वाई टी एम की कैलकुलेशन जो है वो हमारे सामने आ गई, और अब यहाँ पर जो है वो 10% में जवाब आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल लोन में इंटरेस्ट वाईटीएम की कैलकुलेशन करना आसान है, और वो एक साल के लिए तो और भी ज़्यादा आसान है, वो हम कर सकते हैं कैलकुलेशन। और ये आपको समझ में आ गई है बात, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि फॉर सिंपल लोन्स वाईटीएम इज़ इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और वो हमने कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, अब ये पहला जो है क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट हमें क्लियर हो गया। दूसरे पे आ जाइए, दूसरा है फिक्स्ड पेमेंट लोन। इसको आप लोगों को याद होगा कि हम इसको फुली जो है वो अमोर्टाइज्ड लोन भी कहते थे, फिक्स पेमेंट लोन। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जब हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो इसको हम फुली अमोर्टाइज्ड लोन भी कहते थे। अमोर्टाइज्ड कहते थे इंस्टॉलमेंट्स को, यानी ये सारा वो लोन है जो सारा किस्तों में पे होता है, और एक किस्त बना दी जाती है जिसे फिक्स पेमेंट कहते हैं। और इस उस किस्त के अंदर दोनों किस्म की पेमेंट्स जो हैं वो शामिल होती हैं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट अमाउंट भी। और आप वो किस्त जो है वो फिक्स पेमेंट की शक्ल में देते रहते हैं, और जब आप आखिरी किस्त पे करते हैं तो आपका सारा कर्जा जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब आगे चलें तो यहाँ पर आपको फिक्स पेमेंट लोन के ऊपर हमने हमने वाईटीएम जो है वो कैलकुलेट करना है, वो समझते हैं। तो यहाँ पर जो है वो वही वाली एग्जांपल है जो हमने पहले की थी, कि एक फ़िक्स पेमेंट लोन आपने लिया है, $1000 का आपने लिया है और 25 सालों के लिए लिया है। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने आपको $126 की किस्त बना के दे दी है। ये है फ़िक्स पेमेंट, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड पेमेंट। तो ये फिक्स पेमेंट उन्होंने बना के दे दी, और उन्होंने कहा जी कि आपने $1000 का कर्ज़ा लिया है, और 25 सालों में ये कर्ज़ा आपने वापस करना है। लेकिन कैसे करना है कि $126 आपने हर साल हमें पे करने हैं। अब इस $126 के अंदर उन्होंने अपना ये प्रिंसिपल अमाउंट भी कवर करनी है, और उसके ऊपर जो सूद है वो भी कवर करना है। लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा कि सूद कितना होगा इसके अंदर, और वही तो कैलकुलेट करना है, और उसी को तो वाईटीएम कहते हैं। तो इसके लिए फिक्स पेमेंट लोन का फार्मूला आपको याद है। तो फिक्स पेमेंट लोन के अंदर जो है वो ये फार्मूला है जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं, और इससे हमने अब ज़ाहिर सी बात है कि आई कैलकुलेट करना है। और आई आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है।
तो ये मुश्किल हो जाएगा इसकी कैलकुलेशन करना, और हमने करनी भी नहीं है, हमें सिर्फ इस फार्मूले को समझना है, और ये फार्मूला हमने पहले भी समझा हुआ है। तो अब क्या किया है इसमें, सिंपली इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी है। लोन वैल्यू कितनी थी वो यहाँ पे लिख दी है जी $1000, ये मैं पुट करके बता रहा हूँ। और उसके बाद जो फिक्स पेमेंट बनाई है, इसको फिक्स पेमेंट को हम FP कह देते हैं, तो वो कितनी बनाई थी $126, तो इस जगह पे ये $126 लिख दिया हमने, ठीक है ना जी। 1+I ये वैसे ही आ जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर फिक्स पेमेंट है, तो फिक्स पेमेंट फिर $126 आ जाएगी, और ये वैसे ही 1+I होल रेज़्ड टू पास के जो है। अच्छा, उसके बाद ये चलते चलते सारा फार्मूले में आप फिक्स पेमेंट की जगह पे $126 लिखते जाएंगे, और यहाँ पे n की जगह पर क्या आ जाएगा 25, क्योंकि कर्जा कितने सालों के लिए, 25 सालों के लिए, ठीक है। और अब आप इसको कैलकुलेट करने, तो कैलकुलेट तो नहीं होता ये, तो ये मुश्किल है, तो लेकिन हमने ये समझ लिया है कि इसमें पुट करके आई की अगर हम वैल्यू निकाल लें, और वो निकालते कैसे हैं वो ज़ाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर या कंप्यूटर चाहिए होता है इसके लिए। तो उसको सॉल्व बहरहाल उन्होंने किया हुआ है उससे, और वो जो जवाब निकाला है वो ये निकला है, जो कि तकरीबन 12% बनता है। तो इसका मतलब ये 12% क्या है, ये YTM है जो कि हम कैलकुलेट कर रहे थे, यानी आई जो है वो YTM को कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो ये है कि यू कैन डू दिस। आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके फाइनेंशियल कैलकुलेटर निकाल लेंगे। फाइनेंशियल कैलकुलेटर जब निकालेंगे तो उसमें आप जब यही वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप वहाँ से खुद जो है वो कैलकुलेटर पे करके देखिएगा। यानी उसमें जब आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर निकालेंगे तो वो आपसे पूछेगा जी कौन सा क्रेडिट मार्क इंस्ट्रूमेंट है, तो आप उसमें से फिक्स पेमेंट लोन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर वो आपसे लोन की वैल्यू पूछेगा, वो आप $1000 डाल दीजिएगा। फिर वो आपसे फिक्स पेमेंट पूछेगा, $126 डाल दीजिएगा। और फिर वो आपसे नंबर ऑफ द ईयर्स पूछेगा, तो आप 25 ईयर्स डाल दीजिएगा। और फिर आप आई या YTM को प्रेस करेंगे तो 12% या 0.1183 जवाब आ जाएगा। तो ये एक ऐसे ही जस्ट फॉर इंजॉयमेंट आप कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके इसको, ताकि आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये हमने YTM की कैलकुलेशन समझ ली है, किसके ऊपर, फिक्स पेमेंट लोन के ऊपर। अच्छा, उसके बाद जो जो है वो क्या है, कूपन बॉन्ड है। अच्छा, कूपन बॉन्ड के अंदर की करैक्टरिस्टिक्स भी आपको याद होंगी, मैंने आपको बताया था कि कूपन बॉन्ड के अंदर ये होता है कि आप इंटरेस्ट जो है वो, कूपन कहते हैं इंटरेस्ट को, तो आप एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके साथ कूपन अटैच होते हैं। तो आप वो कूपन, अगर 5 साल का बॉन्ड है तो 5 साल के कूपन अटैच होंगे। वो कूपन आप हर साल हर महीने जाके देते रहेंगे और इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो वहाँ से लेते रहेंगे। तो दैट इज़ कूपन बॉन्ड। और साल के जब 5 साल का अगर बॉन्ड है तो 5 साल बाद आपको असल रकम वापस मिल जाएगी। तो ये कूपन बॉन्ड की करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब कूपन बॉन्ड के ऊपर कूपन रेट कैलकुलेट करना जो है वो हमने किया था पिछले लेक्चर के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कूपन रेट के साथ साथ कूपन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कूपन रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको याद होगा, ये हमने लिखा था यहाँ पे, ये रहा। तो कूपन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कूपन पेमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे देखें, ये कूपन एक एक कूपन बॉन्ड था जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी, $1000 थी। तो $1000 जो है वो आपने लिखा और उसकी फेस वैल्यू, और ये यहाँ पे आ जाएगी फेस वैल्यू की जगह पे इस फार्मूले में। और कूपन पेमेंट कितनी उसके ऊपर थी, ये फिर दोबारा से पेमेंट है, तो वो $100 थी, तो ये $100 आ जाएगी यहाँ पे कूपन पेमेंट की जगह पे। तो 100/1000 करेंगे और इंटू इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए, तो ये 10% जवाब आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो दैट इज़ कॉल्ड कूपन रेट। तो कूपन रेट का फार्मूला है, कूपन रेट का मतलब सिंपल है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना जी। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट और जो YTM है वो भी इंटरेस्ट रेट है, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन कूपन रेट का फार्मूला हमें क्लियर हो गया, और ये एग्जांपल से भी समझ आ गई बात कि ये 10% आ रहा है कूपन रेट। अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि ये हमने अब कूपन बॉन्ड के ऊपर क्या कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर हमने कैलकुलेट करना है जनाब YTM।
और हमें अब फार्मूला पहले आना चाहिए किसका भला, कोपन बॉन्ड के लिए जो YTM का फार्मूला है, और वो फार्मूला पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा फार्मूला। तो ये फार्मूला है जी, और इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं YTM। ये फार्मूला हमें आना चाहिए। तो ये इसमें ये मैंने पहले समझाया हुआ है आपको कि इसके अंदर देखें तो इसके अंदर दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो दो हिस्से हैं, क्योंकि ये P का मतलब जो है वो क्या है, P का मतलब है प्राइस ऑफ द बॉन्ड टुडे, ठीक है। C का मतलब है एनुअल कूपन पेमेंट्स, तो एनुअल कूपन पेमेंट्स पता होनी चाहिए। I का मतलब जो है वही है YTM, और I ही हमने कैलकुलेट करना है, यानी I का मतलब क्या है, वो YTM है, ठीक है ना जी। अच्छा, F का मतलब जो है वो फेस वैल्यू है, यानी वो कूपन असल में कितने अमाउंट का है। तो हमें जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये सारा फार्मूला जो है ये प्रेजेंट वैल्यू को ही लिखा होता है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना सिर्फ कूपन पेमेंट्स की, बल्कि प्रिंसिपल अमाउंट की भी, जो आपने साल के आखिर में लेनी होती है। तो दोनों किस्म की उसमें हमने निकालनी होती है। तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे, और यहाँ से फिर आई की कैलकुलेशन करना फिर मुश्किल काम है। ये देखिए आई इसमें भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इसलिए फिर वही फाइनेंशियल कैलकुलेटर की ज़रूरत पेश आएगी। अच्छा देखें कैसे, कि आपने इस जगह पे वो जो अभी एग्जांपल ली थी कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है, वो $1000 है। कूपन पेमेंट जो है वो $100 थी, और वहाँ से कूपन रेट कैलकुलेट किया था 10%, और उसकी जो मेच्योरिटी है वो 10 साल है, और प्राइस हम फाइंड कर सकते हैं। तो वही फार्मूला P वैसे ही आ गया, यही फार्मूला जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये P। अभी इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे $100 आ गए। $100 क्या है भला, वो आपकी कूपन पेमेंट है, यानी सी है, ये सी की वैल्यू आ गई, फिर सी की वैल्यू आ गई, फिर सी की वैल्यू आ गई यहाँ तक। और उसके बाद जो ये है एफ, जो उसकी फेस वैल्यू है $1000, यानी ये है एफ। और ये जो ये है सी, तो ये सी की वैल्यू है, ये पुट कर दी हमने। तो आपको नज़र आ गया होगा कि यहाँ से फिर आई की कैलकुलेशन हमने करनी, और चूंकि ये 10 साल के लिए था ना, तो एन कितना था 10, तो यहाँ 10 आ गया। तो अब आप देखिए इसमें से आई की कैलकुलेशन करना मुश्किल है, और आई ही YTM है इसके अंदर। इसमें आई क्या है, ये आई, ये सारा क्या है, ये YTM है। तो ये कैलकुलेशन करना मुश्किल है, तो फिर दोबारा से वही बात है कि फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, और करके हम वहाँ से YTM की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बहरहाल वो चीज़ें हम कर सकते हैं, और ये यहाँ से वो हमने डिफरेंट अब करके देखी भी हुई है। जैसे ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से समझिए कि क्या है। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल ली थी उसमें फेस वैल्यू कितनी ली हुई थी, $1000। तो $1000 जब हमने ली तो ये वाली वैल्यू आई, ये 1000 प्राइस ऑफ द बॉन्ड। और उसके ऊपर जो हमने आई की कैलकुलेशन की है वो कितनी आई है, वो आई है 10%, यानी YTM कितना निकला है 10%। ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर से निकाला है हमने। किस को सॉल्व करके भला, इस चीज़ को सॉल्व करके हमने जो आई की वैल्यू यहाँ से निकाली है वो कितनी निकल आई है 10%, ठीक है ना जी। अच्छा, अब हमने क्या किया है, जो कि आपको पता है कि जो कूपन बॉन्ड है उसकी प्राइस जो है वो मार्केट में वेरी करती रहती है। फेस वैल्यू तो उसकी वही रहेगी जो उसके ऊपर प्रिंटेड है, वो तो $1000 ही रहेगी, लेकिन प्राइस जो है एक्चुअली जो मार्केट में होती है वो फेस वैल्यू से के बराबर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो जैसे आप यहाँ पे देखें कि अगर प्राइस जो है वो $1200 करके किया जाए, यानी यहाँ पी की जगह पर आप 1200 रख के देखें, और फिर आई की कैलकुलेशन करेंगे ना यहाँ पे, तो वो आएगी 7.13। और फिर यहाँ पी पी पे इस जगह पर, इस पी की जगह पे, ये वाली जो पी है इस जगह पे जब आप दोबारा से 1100 रख के देखेंगे, तो आई की वैल्यू जो आएगी वो 8.48 आएगी। 1000 पे तो करके देखी हुई है, वो 10% आती है। उसके बाद 900 रख के देखेंगे पी की वैल्यू, तो ये आएगा। फिर 800 करेंगे तो फिर ये आएगा। ये आपके पास
कुछ वैल्यूज़ आपके सामने आ गई। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हम फाइंड कर लेते हैं, और वो रिजल्ट्स क्या हैं? रिजल्ट्स ये हैं कि जब प्राइस ऑफ द बॉन्ड और फेस वैल्यू बराबर होते हैं, यानी ये वाली बात, और प्राइस ऑफ द बॉन्ड कितनी थी? $1000, और उसकी फेस वैल्यू भी कितनी थी? ये फेस वैल्यू आपको फेस वैल्यू जो है वो आपको पता होनी चाहिए। फेस वैल्यू कहाँ लिखी? ये है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू देखें 1000, तो ये दोनों बराबर हो गए ना। ये देखें, ये प्राइस ऑफ द बॉन्ड भी 1000, और प्राइस ऑफ द बॉन्ड भी 1000, और फेस वैल्यू भी 1000, दोनों बराबर हों, तो उस वक्त आप देखें कि वाई टी एम निकलता है 10%, और कूपन रेट हमने पहले फाइंड किया था, वो कितना निकला था? 10%। तो दोनों बराबर आ गए। बात समझ आ गई? कूपन रेट भी 10% आ गया, और वाई टी एम भी बराबर आ गया। इसका मतलब अगर प्राइस ऑफ द बॉन्ड और फेस वैल्यू दोनों बराबर हों, तो वाई टी एम का फार्मूला लगा लें या कूपन रेट का फार्मूला लगा लें, दोनों से जवाब सेम आएगा। और कूपन रेट का फार्मूला आपको पता है, बड़ा सिंपल है, कि कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इनटू 100। ये भी मैंने आपको बताया भी है, ये वाली चीज़ है, ये कूपन रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला है, ठीक है ना। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, यानी कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इनटू 100 कर देते, ठीक है ना जी। तो ये है कि दोनों से जवाब सेम आएगा, और वाई टी एम का ये जो मुश्किल फार्मूला, ये आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, अगर फेस वैल्यू और प्राइस ऑफ द बॉन्ड दोनों सेम है। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर फेस वैल्यू और प्राइस ऑफ द बॉन्ड सेम ना हो, तो फिर वाई टी एम और सी आर से जवाब, ओपन रेट से, यानी जवाब सेम नहीं आते हैं। जैसे आपके सामने है कि यहाँ पर प्राइस ऑफ द बॉन्ड कितनी आ रही है? 1200, और यानी ये 1200 है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 1200 हो गया, और फेस वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1000। तो जब ये होगा तो उस वक्त वाई टी एम देखें कितना आया? वाई टी एम आया है 7.13, जो कि कम है ना। 7.13% कम है किससे? ओपन रेट आपको पता है 10% है। तो इसका मतलब है कि उस वक्त अगर P ग्रेटर देन होगा F से, तो उस वक्त इन दोनों सूरतों में देख लें, इन दोनों के अंदर P जो है वो F से ग्रेटर है, तो इन दोनों सूरतों के अंदर वाई टी एम का आंसर सी आर से कम है। देख लें, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने ये दोनों 7.13 और 8.48 10% से क्या है? कम है। तो इसका मतलब है कि उस सूरत में हमें इन दोनों में डिफरेंस नज़र आता है, जब वाई टी एम, जब पी जो है एफ से क्या होता है? ग्रेटर देन होता है। और ये दोनों में आप देख सकते हैं कि 1200 की प्राइस में भी, और 1100 की प्राइस में भी। अच्छा, अब अगर हम एक तीसरा केस देखें, यानी ये तो पहला केस है ना, जब वो बराबर हो जाता है। ये वाला जो दोनों है, ये दूसरा केस है, और ये जो है, ये दोनों जो है, ये तीसरा केस है। और इन दोनों केसेस के अंदर पी जो है वो एफ से कम है, क्योंकि एफ जो है वो 1000 है ना, यानी एफ क्या है? 1000 है, और पी जो है वो या 900 है, या फिर कितनी है? 800 है। तो दोनों सूरतों में कम है। और उस सूरत में अगर हम चेक करें, तो हमें नज़र आता है कि जो वाई टी एम है वो 11.75, जो कि 10% से क्या है? ज़्यादा है, और 13.81 आता है वाई टी एम। तो उस सूरत में वाई टी एम जो है वो सी आर से ज़्यादा आता है। समझ गए? यानी इस सूरत में आपके सामने, तो पी अगर सॉरी, अगर पी जो है वो लेस देन है एफ से, तो वाई टी एम हमेशा सी आर से, यानी ओपन रेट से क्या आएगा? वो ज़्यादा आएगा। तो ये तीनों केसेस आपको समझ आ गए कि अल्टरनेटिवली हम कोपन रेट यूज़ कर सकते हैं सिर्फ इस केस के अंदर, जब पी और एफ क्या हो? सेम हो। तब हम वाई टी एम से जो जवाब निकालेंगे और सी आर से जो जवाब निकालेंगे, दोनों का जवाब 10% ही आएगा। ठीक हो गया जी? तो ये कहानी यहाँ तक। अच्छा, अगली बात और यहाँ से समझिए कि इधर P और इसके फार्मूले में ज़रा ये देखें, तो आपको नज़र आएगा कि P और I जो है वो, P जो है वो न्यूमरेटर में है, और I जो है वो डिनोमिनेटर में है।
इसका मतलब ये है कि पी और आई जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी प्राइस ऑफ द बॉन्ड और वाई टी एम या इंटरेस्ट रेट जो है वो आपस में नेगेटिवली रिलेटेड है। ये वो इस यहाँ से भी आपको ये समझ आता है। और ये चारों फैक्ट्स मैं आपको समझा चुका हूँ, जो कि इनमें से 3 फैक्ट्स तो ये हैं, ठीक है ना जी, और चौथा ये इन्वर्सली रिलेटेड है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना जी। तो बहरहाल ये क्लियर होगी बात कि अगर आई बढ़ेगा तो पी फॉल करेगा, क्योंकि ये पी और आई आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, और आई अगर कम होगा तो पी राइज करेगा। तो यहाँ तक वाई टी एम की कैलकुलेशन आ गई। 3 हमने क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए कूपन बॉन्ड तक। आखिरी जो है वो है डिस्काउंट बॉन्ड। डिस्काउंट बॉन्ड याद है ना आपको, ट्रेजरी बिल उसकी एग्जांपल है, और आप ये बात समझते हैं कि जो ट्रेजरी बिल होती है वो हमेशा डिस्काउंट पे इशू होती है, यानी उसकी जो प्राइस होती है वो हमेशा उसकी फेस वैल्यू से कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी जो फेस वैल्यू है, फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू जो है वो 1000 है, तो आपने कितने की ख़रीद ली, आपने 900 की ख़रीद ली, तो ये उसकी पी है ना। तो पी हमेशा एफ से कम होता है, किस सूरत में, डिस्काउंट बॉन्ड की शक्ल में। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से हम सिंपली जो है वो फार्मूला, वही जो फार्मूला है कौन सा भला, अपना वाई टी एम का, वो क्या है, वो है वैल्यू टुडे, है ना। वैल्यू टुडे इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, आई कैलकुलेट कर सकते हैं या वाई टी एम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू टुडे आज जितने की आपने ख़रीदी है वो 900 लिख लिया आपने, ये वैल्यू टुडे आ गया, और प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला ये आ गया। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला मैंने पहले भी बताया कि फ्यूचर वैल्यू, एफ और एफ बी में फ़र्क है। एफ का मतलब होता है फेस वैल्यू, एफ का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू, और एफ बी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, फेच और 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। तो फ्यूचर में आप जब उसको वापस करने जाएंगे तो आपको फेस वैल्यू पे रिडीम होगी, इसलिए इस केस में एफ और एफ बी में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये 1000 आ गया, 1 प्लस आई, इसको सॉल्व किया तो वाई टी एम की कैलकुलेशन आ गई। ये वाई टी एम है जो कि 11 पॉइंट क्या है 1% है। तो डिस्काउंट बॉन्ड की सूरत में वाई टी एम की कैलकुलेशन, जर्नल फार्मूला ये याद रखना है जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है कि वैल्यू टुडे को प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल करना है। ये जैसे यहाँ पे वैल्यू टुडे को आपने क्या किया था, वैल्यू टुडे को उसके बराबर कर दिया था ये, ठीक है ना जी। अच्छा, तो ये डिस्काउंट बॉन्ड पे आगे कहानी। अच्छा, अब इसमें मज़ीद ज़रा देखिए, इसको ज़रा सॉल्व कीजिए फार्मूला। ये प्राइस, यानी वैल्यू टुडे को हमने पी कह दिया, ये यहाँ पे, और ये एफ ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, ये आपके पास फार्मूला आ गया उसका प्रेजेंट वैल्यू का। और इसको आप जब आपने सॉल्व किया तो आई के लिए सॉल्व कर लिया, तो आई के लिए जब आप सॉल्व, इसमें भी ज़रा चेक करें, आई और पी का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो आई के लिए सॉल्व किया तो आपके पास जो है वो ये फार्मूला बन गया एफ माइनस पी ओवर पी, ठीक है ना जी। तो एफ माइनस पी ओवर पी, और यहाँ से अगर हम इसको री राइट कर लें तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दैट इज़ एफ ओवर पी माइनस 1। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, नॉर्मली ये यूज़ करते हैं। तो बहरहाल यहाँ तक जो है हमारे पास ये टॉपिक ख़त्म हो गया, जो कि वाई टी एम की कैलकुलेशन थी। और वाई टी एम की कैलकुलेशन चारों क्रेडिट मार्केट इंस्ट्रूमेंट पे थी। मैंने आपको बताया था कि ये जर्नल फार्मूला है जिसमें आपने ये बताना है कि ये एक ऐसा सिंपल इंटरेस्ट रेट है जो इक्वेट करता है, ये इक्वेट करता है किसके, प्रेजेंट वैल्यू को, ये प्रेजेंट वैल्यू को वैल्यू टुडे के, ये प्राइस और द वैल्यू ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट टुडे। तो यहाँ तक होगी बात। तो बाकी जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी हम इसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। ये 5 मिनट बाद दोबारा शुरू करते हैं।